हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ करूंगा टेक्निकल राउंड के अकाउंट्स पेबल के इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं कवर करूंगा 99% जो आपसे थ्योरिकल में क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, कोई भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है। मान लो आप एपी का इंटरव्यू देने, सबसे पहले आपसे पूछा है व्हाट इज अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल होता क्या है? तो आप सभी ने ये जो डेफिनेशन लिखी है इसकी, इसको प्लीज रट लेना है, पूरा माइंड में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इसको पूरा अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स पेबल होता क्या है। अकाउंट्स पेबल रेफर टू द मनी ए कंपनी ओएस टू इट्स वेंडर और सप्लायर फॉर गुड एंड सर्विसेज रिसीव्ड बट नॉट पेड फॉर। अकाउंट्स पेबल मीन कि कंपनी ने जो उधारी अपने वेंडर और सप्लायर से ले रखी है अगेंस्ट द गुड एंड सर्विसेज, बट जिसे अभी तक पे नहीं किया। अगर पे कर देते तो ये हमारे एपी ना रहते, बट कंपनी ने अभी तक इसे पे नहीं किया, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे अकाउंट्स पेबल। पेबल मींस पे करने वाले। ठीक है, अब इसके आगे इट इज रिकॉर्डेड एज ए लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट एंड रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी आती है बैलेंस शीट में, क्या शो होता है, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मीन करंट लाइबिलिटीज। अब ये अकाउंट्स पेबल होते हैं जो इनको हमें कितने साल में पे ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटीज में आते हैं, तो इसको हमें विद इन 1 ईयर के अंदर पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट अकाउंट्स पेबल। व्हाट इज अकाउंट्स पेबल? अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे जब भी आपका एचआर या कोई भी आपका मैनेजर, आपसे जो भी इंटरव्यू मैनेजर होगा, वो आपसे क्या पूछेगा? वॉक मी थ्रू दी अकाउंट्स पेबल प्रोसेस, कि मेरे को पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताओ कि अकाउंट्स पेबल होता क्या है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, आपने सिंपल सा बोलना है दी एपी प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व्स इनवॉइस रिसीप्ट्स, जिसमें हम करेंगे रिसीव दी सप्लायर इनवॉइस, फिर उसके बाद करेंगे हम वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन किन वे में होती है? 3 वे मैच, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस से और गुड रिसिप्ट से, यानी जीआरएन से। ये 3 वे मैच मैं आपको आगे ही बताऊंगा। उसके बाद कोई आपके पास इनवॉइस आ जाएगा तो आपने क्या लेना है? ठीक है, उसका अप्रूवल। फॉर एग्जांपल मेरे पास इनवॉइस आया कि वो पर्टेनिंग टू एचआर डिपार्टमेंट है, वो कोई यानी एक रिक्रूटर का इनवॉइस है, वो आया है कि आपने कंसल्टेशन फीस मांग रहा है, तो वो एचआर से आएगा, मैंने उससे अप्रूवल लूंगा। फिर उसके बाद मेरे से आया एक आईटी सर्विसेज का इनवॉइस, उसकी मैं अप्रूवल कहां से लेगा? आईटी डिपार्टमेंट से। ठीक है, ये होता है अप्रूवल लेना। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, अपनी बुक्स में उसको एंटर करूंगा, फिर उसका पेमेंट प्रोसेस बनाऊंगा, उसकी पेमेंट करवानी उसके लिए प्रोसेस बनाऊंगा, या तो इमीडिएट बेसिस पे होगी या नेट 30 डे पे होगी, यानी एक लिमिटेड सर्कल चलेगा उसका। फिर उसके बाद उसको रिकंसिलेशन करूंगा, और रिकंसिलेशन मेरी कब प्रॉपर मानी जाएगी? जब मैं अपने सप्लायर के स्टेटमेंट से उसको मैच कर लूंगा, हम दोनों का बैलेंस मैच हो जाएगा, तब मेरी रिकंसिलेशन 100% कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, मैंने एपी प्रोसेस की एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज उसको देख सकता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि 3 वे मैच क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सप्लायर ने आपके पास कोई गुड्स सेल करी आपको। ठीक है, आपने क्या करी? उसको परचेज करा। ठीक है, आपने कोई गुड्स परचेज की। गुड परचेज होने से पहले क्या होता है? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसको हम नाम देते हैं परचेज ऑर्डर, कि मैं आपसे इतनी आइटम्स लूंगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी लूंगा, एट द रेट, इस रेट पे लूंगा, जो भी रेट सेट होगा उस पे लूंगा। ये होता है परचेज ऑर्डर। अब वो मान लो यहाँ पे परचेज ऑर्डर बना, उसके बाद वेंडर ने काटा इनवॉइस। ठीक है, उसके बाद वो माल जो गुड्स थे वो मेरे कहाँ पहुंचे? मेरे गोडाउन में पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर बन गया। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस के साथ पैकिंग स्लिप लग गई। ठीक है, उसके बाद गोडाउन पे जब माल पहुंचा तो वहां पे इनवॉइस भी पहुंचा, उसकी पैकिंग स्लिप भी बन गई, मिल गई, और प्लस जीआरएन भी हो गया, यानी कितनी गुड्स हमारे गोडाउन में एंटर हुई। ठीक है, इन तीनों का जो मैच रहेगा उसको कहलाते हैं हम जीआरएन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। ए 3 वे मैच कंपेयर्स द परचेज ऑर्डर, इनवॉइस एंड गुड रिसिप्ट नोट टू इंश्योर एक्यूरेसी बिफोर मेकिंग ए पेमेंट। इट प्रिवेंट्स ओवर पेमेंट्स, डुप्लीकेट पेमेंट्स एंड फ्रॉड। ठीक है, अब ये 3 पे प्रोसेस हो जाएगा तो हमारी पूरी गुड्स जो होंगी कि वो एक्चुअली में हमारे पास आई है या नहीं आई, इनमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। ठीक है, ये सारा क्लियर हो जाता है 3 वे मैच में। अगर इसके बाद कोई हमें फ्रॉड या एरर फाउंड होता है तो हम डायरेक्ट रीच आउट करते हैं अपने वेंडर और जो हमारी टीम रहेगी उनके साथ। उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है कि आप डिस्क्रिपेंसी को कैसे हैंडल करते हो, हाउ डू यू हैंडल डिस्क्रिपेंसी इन इनवॉइसेस। ठीक है, फर्स्ट आपका आंसर क्या रह सकता है? आप प्लीज जो भी मैं आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको प्लीज नोट्स बना के रख लीजिए। आपसे अकाउंट्स पेबल के ये नहीं हो सकता कि आप इनके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो डिफर हो जाए, नहीं, ये सेम रहते हैं और आंसर भी सेम रहते हैं, बट आपको अपने हिसाब से इसको
इसको एक समराइज करके इसके हिसाब से आंसर देना होता है, जो पूरा आपके 100% कॉन्फिडेंस दिखाए हमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रह सकता है? आई डिड इन्वेस्टिगेटेड द डिस्क्रिपेंसी बाय रिव्यूइंग द पीओ इनवॉइस एंड रिसीविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, then I will communicate with the vendor or internal department to resolve the issue. I will the only process the payment after the correction is made and agreement is reached। ठीक है, आप डिस्क्रिपेंसी को कैसे हैंडल करते हो? फॉर एग्जांपल आपने एक एरर फॉर्म कर लिया कि ये इनवॉइसेस में जो रेट लगा है, ठीक है, वो परचेज ऑर्डर में रेट कम है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर में जो रेट था वो था 8 रुपए, 8 रुपीज, और जो इनवॉइस में लग के आया है उसका रेट है 10 रुपीज। तो आप इसको रीच आउट कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि इसमें तो आप जीआरएन वाला कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तो वो काम है कि मटेरियल को रिसीव करना। मटेरियल पूरा 100% कंप्लीट आया है, बट रेट में डिफरेंस, तो आप वेंडर से रीच आउट करोगे कि हमारा परचेज ऑर्डर में चाहिए था, आपने ये क्यों भेजा, और फिर आप इसके मर्चेंडाइजर को रीच आउट करोगे, ठीक है, कि ये इशू हुआ है। तो आप दोनों को सीसी में रख के, लूप इन में रख के, ठीक है, इसके इशू को क्रिएट करोगे और उसको रिजोल्व करोगे। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, व्हाट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर यू फैमिलियर विद। ठीक है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देना कि मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर माई सेल्फ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ क्विकबुक, जोहो, टैली, सैप, ओरेकल, नेटसूट एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स। ठीक है, और आपने जो भी अपने सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, उसके बाद आपने एक छोटी सी लाइन ऐड कर लेनी है, आई कैन क्विकली अडेप्ट टू न्यू स्टेप सिस्टम इफ नीडेड। ठीक है, कि मैं कोई भी सिस्टम को अडेप्ट कर सकता हूँ अगर जरूरत पड़ने पर। ठीक है, और उसके बाद आपसे टेक्निकली पूछा जाएगा कि आप कैसे एंट्री को एंटर करोगे, कैसे उसकी यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक है, ये मैं आपको ये नेक्स्ट योग मेरे अब क्वेश्चन और आंसर रहेंगे वो इस बेसिस पे रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे। व्हेन यू हैव रिसीव एन इनवॉइस, ठीक है, रिकॉर्डिंग द लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि आपने यू हैव रिसीव ए इनवॉइस एंड यू हैव टू एंटर एज ए ऑन ए क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या रहेगी? डेबिट द परचेसेस और एक्सपेंसेस, क्रेडिट द अकाउंट्स पेबल, यही सिंपल एंट्री। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि पेमेंट टू वेंडर, तो आप क्या दिखाओगे? ठीक है, डेबिट द अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट में क्या करो, कैश और बैंक मोड, जो भी उसका मोड रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आप सप्लायर को पे करोगे तो आपका एपी बैलेंस क्या होगा? रिड्यूस। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप से ये भी पूछा जा सकता है कि अर्ली पेमेंट डिस्काउंट इफ एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेंडर है, उसने मेरे को बोल दिया उसका हमारे साथ पेमेंट टर्म है 30 डेज का, बट उसने हमें दमशन दे दी कि अगर आप मेरे को इमीडिएट एडवांस पेमेंट कर देते हो मैं आपको 2% का क्या दूंगा? सीटी। क्या देगा वो मेरे को? 2% का सीटी। ठीक है, तो इस केसेस में मैं क्या करूंगा? मैं डेबिट करूंगा एपी को, क्योंकि मैं इसकी बुकिंग कर चुका हूं। जब मेरे पास गुड्स रिसीव हुई तो मैंने एंट्री क्या की? मैंने ये एंटर किया ना, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट 5000 से, क्रेडिट मैंने कर दिया, अकाउंट्स पेबल। ठीक है, 5000 से। ठीक, अब यहाँ पे मैंने अब इसको पेमेंट करनी है तो मेरी एंट्री क्या रहेगी? सिंपल सा, अकाउंट्स पेबल में 5000 डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट था। अब पेमेंट मेरे को मिला इस पे 2% डिस्काउंट, 5000 का डिस्काउंट 2% होता है 100 रुपीज। ठीक है, क्रेडिट डिस्काउंट मेरी इनकम रेज हो गई, इंडायरेक्ट इनकम बाय बैंक पेमेंट कर दी 4900 की, तो एंट्री क्या होगी? पूरी सेट ऑफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि आपने अक्रूवल की एंट्री मानी है। आपसे जब भी आप एपी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे दो चीज हमेशा पूछी जाएंगी, अक्रूवल क्या होता है, ठीक है, देन प्रोविजन क्या होता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों सेम थिंग है बट थोड़े से डिफर है। एक फॉर एग्जांपल अक्रूवल मींस द थिंग्स हैव बीन डन, ठीक है, और प्रोविजन थिंग्स हैव टू बी डन। ठीक है, कि अक्रूवल मींस कि कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है बट उसका आपके पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल रेंट ऑलरेडी ड्यू हो चुका है बट आपके रेंट की बुकिंग होगी नेक्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट डेट। और प्रोविजन मींस कि ये चीज होगी। फॉर एग्जांपल प्रोविजन में अगर मैं कुछ लूंगा, प्रोविजन मींस ऑडिट फीस पेबल। ठीक है, मेरे को पता है ये ऑडिट फीस आएगी बट कितनी आएगी कि नॉट एक्यूरेट, कि वो 35,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, या मोर देन 50,000 हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है बट इन केसेस ऑफ अक्रूवल कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल रेंट तो ऑलरेडी रेंट एग्रीमेंट के साथ प्रॉपर अमाउंट के साथ होता है कि वो 50,000 ड्यू हुआ है मार्च मंथ का, जिसकी पेमेंट 1 अप्रैल में होगी, बट मेरे को जो पेमेंट होनी है, जो उसका इनवॉइस आएगा मेरे लैंडलॉर्ड, तो वो 1 तारीख को आता है, 1 अप्रैल आता है। तो मैं उसमें क्या करता हूँ? अक्रूड, यहाँ पे मैं प्रॉपर एक एंट्री करके आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज एन अक्रूवल इन एपी, ये पूरी अक्रूवल एक्सपेंसेस की एंट्री होगी। अक्रूवल एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या होगी? एन अक्रूवल रिकॉर्ड एक्सपेंसेस
incurred but not been paid, कि एक्सपेंस तो हो चुका बट नॉट नॉट पेड yet, ठीक है। इट हेल्प्स मैच एक्सपेंसेस टू द पीरियड दे बिलोंग टू, ठीक है, कि ये उस पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना लायबिलिटीज को, और जब पे हो जाए, जब पेमेंट हो जाए तो पेमेंट के टाइम पे लायबिलिटीज को डेबिट कर देना और बैंक में क्या कर देना, क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी, डेबिट क्या क्या होंगे, डेबिट होंगे अकाउंट्स पेबल, ठीक है, और क्रेडिट में क्या रहेगा, बैंक अकाउंट्स, और क्रेडिट में परचेज डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट तो वो क्रेडिट में होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट जो माना जाता है वो होती है हमारी इनकम, इंडायरेक्ट इनकम। अब एडजस्टमेंट ऑफ रिटर्न्स, फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज परचेज करी, ठीक है, 100 रुपए की, उसमें से 80 रुपीज की जो चीज थी वो प्रॉपर थी, 20 रुपीज की जो चीज आई वो डिफेक्टेड थी, डिफेक्टेड कह लो, डैमेज कह लो, ठीक है, यहाँ आपके पास पहुंची नहीं, कुछ भी कह सकते हो। अब उस चीज का रिटर्न करना आपने, ठीक है, तो आप उसके एंट्री क्या मारोगे, परचेज के टाइम पे क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर दिया था आपने एपी को, ठीक है। अब इस केसेस में क्या करोगे आप, आपने रिटर्न कर दिया, आप एपी को पहले क्रेडिट किया, एपी को आप क्या करोगे, आप डेबिट, उसके बाद परचेज रिटर्न आपने पहले परचेजेस को डेबिट किया था, आप क्रेडिट करोगे परचेज रिटर्न को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 100 ले रखा है, ठीक है, 100 यहाँ पे एपी ले रखा है, आप 20 रुपीज को सेट ऑफ करूंगा तो कैसे होगा, ठीक है, एपी अकाउंट डेबिट 20 रुपीज और क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न 20 रुपीज। अब इसका जो नेट बैलेंस निकल के आएगा वो आएगा 80 जो मैं बैंक के थ्रू पे कर दूंगा, ठीक है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी, डेबिट आपने करना है अकाउंट्स पेबल, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इसकी एक सिंपल सी जनरल एंट्री बताएगा तो आपने बोलना अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर देना आपने परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ इंटरव्यू की, डेप्रिसिएशन की सिंपल सी एंट्री बता दो, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करनी है आपने, आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन का जो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसिस है जो ट्रीटेड होता है पीएनएल में, ठीक है, जिसका नेट इंपैक्ट पड़ता है हमारा फिक्स एसेट में, ठीक है। दो टाइप के एसेट होते हैं, फिक्स और करंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिलेटेड होता है हमेशा फिक्स एसेट से, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करते हैं ना फिक्स एसेट से। और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको एसएमएल बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। मैं आपके लिए इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। इसके लिए एफएआर बनाए जाते हैं, फिक्स एसेट रजिस्टर बनाए जाते हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बनाई जाती है, यानी एक प्रॉपर टास्क दिया जाता है और इसमें कैपेक्स की एंट्री होती है। तो ये सारा कुछ मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में समझाऊंगा कि आपने डेप्रिसिएशन को कैसे काउंट करना है, कैसे करना है, ठीक है। आज की वीडियो में हम सिंपल बेसिक जानना सीखेंगे और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जर्नल एंट्री आरसीएम की, ठीक है। आरसीएम क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आरसीएम तो आपको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, अगर जिसको नहीं पता प्लीज गूगल करिए कि आरसीएम किन किन सर्विसेज पे लिखा है, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म क्या होता है, क्या है कुछ ऐसी सर्विस जिसको हम एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, उसमें हम गवर्नमेंट क्या करती है, आपको उस पर एक स्पेसिफिक जीएसटी पे करना पड़ेगा जो रहेगा 18%, और फर्स्ट आपको उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, देन उसको आप एज ए आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या रहती है, आपने कोई भी परचेज जो भी आप एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो तो उसको एक्सपेंस को क्या कर देना, डेबिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10,000 एक सर्विसेज बुक की, वो थी मेरी लीगल सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी लीगल सर्विस लेते हैं जो लेते हैं एडवोकेट से, वो क्या किसके अंडर आती हैं, वो आती हैं आरसीएम के अंडर में। 10,000 मैंने कोई लीगल सर्विसेज ली है एक एडवोकेट से, उसका डेबिट एक्सपेंस कर दिया, इसको कर दिया लीगल अकाउंट्स, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, 10,000। अब मेरे को गवर्नमेंट को आरसीएम पे करना है, इसमें लगेगा एक आरसीएम, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, 9% पहले डेबिट बुकिंग करूंगा मैं उसके आईटीसी की, ये दोनों पार्ट हो गया आईटीसी के, ठीक है। डेबिट कर दूंगा जीएसटी, जीएसटी सीजीएसटी, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री गलत है, यहाँ पे इन्होंने एक अमाउंट गलत ले लिया, यहाँ पे अमाउंट आना था 9,000, ठीक है। पार्टी को क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि ये एपी था, एपी बनाना हमारा, ठीक है। उसके बाद ये आरसीएम को हमने एज ए आउटपुट ट्रीट कर दिया, क्योंकि आउटपुट क्यों कर दिया, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी को पे करना पड़ता है ना, इसकी पेमेंट कर लिया, आईटीसी क्या हो गया, ये इनपुट हो गया हमारा। अब कोई भी मैं प्रोफेशनल सर्विस कोई भी लेता हूं तो किस सेक्शन में बुकिंग करूंगा उसकी, 194J में, ठीक है, जिसमें टीडीएस रेट रहता है 10%। ये 10% मैं गवर्नमेंट को अलग जमा करवाऊंगा, ये मेरी लाइबिलिटी रहेगी, जिसको मैं एज ए जब मैं टीडीएस की पेमेंट करूंगा 7 तारीख को तो उसमें जमा करवाऊंगा। लाइबिलिटीज को मैं जमा करूँ, जीएसटी की लाइबिलिटी जमा करवाऊंगा नेक्स्ट होगी 20 मंथ, क्योंकि जब लास्ट डेट आया जीएसटी रिटर्न बनने की तभी आप लाइबिलिटी को पे कर सकते हो। और अब ये होगी पूरी एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आरसीएम की पेमेंट करनी है, इनपुट में तभी ले पाऊंगा ना जब मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया,
इस साइड ये दोनों डेबिट थे, ये दोनों मेरी लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज की दोनों की कर दी मैंने पेमेंट, क्रेडिट क्या कर दिया बैंक अकाउंट, ठीक है, ये दोनों मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट होगी पूरी, ये अकाउंट होगा नील, इसको मैंने एज आईटीसी क्लेम कर लिया, ठीक है, ये थी प्रॉपर आरसीएम गारंटी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एचआर के थ्रू या आपके हायरिंग मैनेजर के थ्रू कि आपका, आप मेरे को बताइए कि कॉमन रिस्क क्या क्या रह सकते हैं, व्हाट आर द कॉमन एपी फ्रॉड रिस्क, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सोच समझ के विद कोई एक ट्रिक बना लेना है, इन सेंटेंसेस को यूज करके कुछ एक हिस्ट्री क्रिएट कर देना, कुछ एक मिथ क्रिएट कर देना कि ये हुआ था मेरी लास्ट कंपनी, तो आई हैव प्रिवेंटेड दिस काइंड ऑफ थिंग यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो ये आपने कुछ बनाना, कुछ भी एक हिस्ट्री क्रिएट करके कुछ भी एक सिंपल सी आपने एक छोटी स्टोरी बना लेनी है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा है रिस्क क्या आते हैं, डुप्लीकेट पेमेंट, आप एक वेंडर को 2 बार पेमेंट करवा सकते हो सकता है, मोस्ट ऑफ द चांस हर किसी कंपनी में रहता है कि एक वेंडर को कभी कभी 2 बार पेमेंट हो जाती है, ठीक है, कभी उसके अकाउंट नंबर डुप्लीकेट हो जाता है, एक वेंडर की करे तो उसी में सेम दूसरे वेंडर का अकाउंट नंबर चला जाता है, हो जाता है, पेमेंट टीम कभी कर देती है, फेक वेंडर और इन्वॉइसेस, कभी कभी क्या होता है कि फेक वेंडर बनाए जाते हैं, मैं कोई अलग टीम के बारे में, जैसे कोई टीम है आईटी की, कोई टीम है तो उन्होंने एक अलग से एक वेंडर बना दिया ये मेरा काम करेगा, काम बेशक वो इंटरनल टीम का है, तो आपने उस चीजों को प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप ले सकते हो, या आपने अपने एक्सपीरियंस लेवल पे देखना है, ठीक है, पेमेंट टेम्परिंग, ठीक है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रिम्बर्समेंट जाती है, ठीक है, जो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है वो अपने हर एम्प्लॉय को रिम्बर्समेंट देती है, उनके उनके फूड बिलिंग के, ठीक है, जो भी उन्होंने आउट ऑफ ऑफिस, जो भी उनके टूर एंड ट्रैवलिंग उसके बेसिस पे जो भी उन्होंने एक्सपेंस किया, तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, ये माइंड में होना चाहिए। तो उसके लिए एक आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को अलग कर दीजिए, उसके लिए एक बंदे को स्पेशल असिस्ट कर दीजिए, आपका काम यही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो काम करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके कुछ बीडीज है, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो उनका क्या काम होता है, रिम्बर्समेंट क्लेम करना। तो आप काफी टाइम देखा होगा आपने कि बीडीसी क्या करते हैं, फास्ट रिम्बर्समेंट क्लेम करते हैं, वो कभी टूर की जो किलोमीटर हैं वो ज्यादा कर देते हैं, कभी फेक बिल लगा देते हैं, ठीक है, वो फूडिंग का होता है, तो उसको कैसे कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो ये आपने देखना है, रेगुलर ऑडिट्स करने हैं मंथली या वीकली बेसिस पे, और उसके बाद इनवॉइस मैचिंग कंट्रोल, ठीक है, ये आप इन स्टेप के थ्रू उस रिस्क को, एपी के रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब एचआर लेटर जो एपी टास्क होता है ना, ठीक है, वो क्यों एचआर और एपी एक सिमिलर माना जाता है, ठीक है, कि एपी प्रोफाइल जो हैंडल करेगा उसे एचआर के कुछ ड्यूटीज देखनी पड़ेंगी, उसके बारे में हम समझेंगे। हाउ डू यू मैनेज वर्किंग विद मल्टीपल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग एचआर, आई मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन, इसका आंसर क्या रह सकता है, आई मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद एचआर, प्रोक्योरमेंट एंड फाइनेंस टीम, फॉर एग्जांपल इफ एचआर हायर एज ए कॉन्ट्रैक्टर, आई इंश्योर देयर इनवॉइसेस अलाइन विद द कॉन्ट्रैक्ट टर्म बिफोर प्रोसेसिंग पेमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एचआर ने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, कॉन्ट्रैक्टर मींस एक रिक्रूटर हायर किया कि ये रिक्रूटर हमें हमें कैंडिडेट लाके देगा, ठीक है, तो अब उसके आपने पेमेंट करवानी, वो उसका एक मंथली बेसिस पे 1 या 2 इनवॉइसेस आएगा, ठीक है, उन्होंने इन बंदे को हायर किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी कमीशन मांगी 20% की, मैंने एक आपका एक कैंडिडेट को हायर किया था, उसके मेरे को 20% कमीशन जो भी 2000 हुई वो दे दो, ठीक है। तो आप उसको रीचेकिंग कैसे करोगे, आप सबसे पहले आप देखोगे कि वो जो आपके पास जिस एचआर का इनवॉइस आया उसमें जो मेंशन लिखा है एम्प्लॉय, वो आपकी कंपनी में 3 महीने तक रुका हुआ है या नहीं, अगर 3 महीने से पहले चला गया तो जो इनवॉइसेस है वो फॉल्स है, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन के एलिजिबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे तो वो करता ही जाएगा, फिर तो आप कब तक उसकी पेमेंट करवाते रहोगे, ठीक है। तो ये मेल स्टेप आप ले सकते हो। उसके बाद हाउ डू यू हैंडल एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट, एचआर की ड्यूटीज होती है कि आपको रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करवाना, कि ये बने चेकिंग एपी वालों का काम है, तो एपी कैसे करता है, अकाउंट्स पेबल, यस वी हैव प्रोसेस employee expenses report, I review submission for policy compliances, insert receipts and attached and coordinated with the HR for approval if they are policy expectation, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लो आपने रिम्बर्समेंट देनी है किसी बंदे को, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो मेरा ऑफिस है गुड़गांव, वो बंदा है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बीडी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट, वो एग्जीक्यूटिव के लिए हमने दे रखी है 3rd AC, ठीक है, पर वो जब एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्लेम कर रहा है 1st AC का, तो क्या उसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी पॉलिसी में है ही नहीं, तो ये चीजें ऑलरेडी पॉलिसी में मेंशन होती है, तो ये चीजें आपने प्रॉपर देखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपसे पूछा जाता है व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचआर एंड अकाउंट्स पेबल आर इंपॉर्टेंट, एचआर एंड एपी नीड टू कोलैबोरेट ऑन पेरोल, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट एंड एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट एंड कंप्लायंसेस विद लेवल लॉ। अब लेवल लॉ में क्या क्या आ जाएगा, आपको सबसे पहले चेकिंग करनी पड़ती है एचआर डिपार्टमेंट जो डाटा देता है ईपीएफ का, ठीक है, क्योंकि ईपीएफ तो एचआर पे कर, बट आपने चेकिंग करनी है कि इन्होंने प्रॉपर उसकी जो कैलकुलेशन कर रखी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ईएसआई का डाटा भी सेम होता है, ठीक है, उसके बाद एलडब्ल्यूएफ का भी डाटा होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने कैलकुलेशन करके देनी होती है
एचआर कैलकुलेशन करके आपको देता है। फिर आपका काम क्या है, एपी का ना, एपी में क्या आता है, पेमेंट्स भी आती है ना वेंडर को, तो ये सारी चीजें पेमेंट्स कौन करता है, अकाउंट्स पेबल वाले, ठीक है। ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इंश्योर स्मूथ फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड हैप्पी एम्प्लॉइज एंड वेंडर, ठीक है। ये था अकाउंट्स पेबल का एक टेक्निकल राउंड जो आपसे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम को हेल्प मिले और आपकी तरह ये वीडियो कई और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर अगर ये वीडियो का आपसे ज्यादा लाइक मिलते हैं तो मैं कोशिश करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो एआर के टेक्निकल राउंड पे बनाऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।